जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल जेरस पे। आज का हमारा टॉपिक होगा ओजोन लेयर डिप्रेशन यानी ओजोन परत विनाश। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ओजोन का विनाश कैसे होता है, ओजोन क्षरण के कारण क्या है यानी ओजोन विनाश के कारण क्या है, परावैंगनिक किरणों के प्रकार भी देखेंगे, ओजोन विनाश से हमें हानि क्या हो रही है और ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कुछ मैं सामान्य जानकारी दे देता हूं आप लोगों को। ओजोन हमारे वायुमंडल में 0.00006% पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद 4 बार 0 है। ओजोन की खोज 1913 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स फेब्री और हेनरी बोसान ने की थी। ओजोन मापने के लिए जो यूनिट है, इकाई है, एक तो सबसे फेमस यूनिट डॉप्सन, ये नाम साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है। डॉप्सन सभी लोग जानते हो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद फिल्टर ओजोनोमीटर और टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ध्यान रखिएगा इन दोनों का नाम, यानी फिल्टर ओजोनोमीटर और टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर आपको ध्यान रखना है। और डॉप्सन तो आप लोग पहले से जानते हो। अब ओजोन का निर्माण कैसे होता है, तो हीट की उपस्थिति में, यानी हीट कहां से मिलेगा, सन से। हीट की उपस्थिति में ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन के रेडिकल्स में टूट जाता है, ठीक, यानी ऑक्सीजन हीट की उपस्थिति में 2 भागों में टूट जाता है, 2 रेडिकल्स में टूट जाता है। इसके बाद ये रेडिकल्स ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन के जो रेडिकल हैं ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और बना लेते हैं O3। और ये भी किसकी उपस्थिति में होता है, हीट की उपस्थिति में ही होता है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, फ्री ऑक्सीजन के रेडिकल से ऑक्सीजन क्रिया करके ओजोन बनाती है। इसके बाद रिकम्बिनेशन होता है। देखिए ओजोन क्या करता है, दोबारा ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। ओजोन ऑक्सीजन से क्रिया करके 2 ऑक्सीजन बना लेता है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसे एक और सामान्य रूप में समझिए, ये हमारा सूर्य, और सूर्य से निकलती है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज यानी परावैंगनिक किरण, और ये पड़ती है ओजोन पर। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज कहां पड़ी, ओजोन पर। अब ये सूर्य हमें कब दिखाई देता है, दिन में। ये जो प्रोसेस हो रहा है अभी दिन में हो रहा है, ये पड़ी और जिसकी वजह से ओजोन टूट गया O2 और O में। ओजोन क्या हुआ, टूट गया O2 और O में, ठीक। अब दिन के बाद रात भी तो होगा, ऐसा तो नहीं हमेशा दिन ही रहेगा। तो जब रात होगी तो ये O2 और O मिलके फिर O3 बना लेंगे। कब बनाएंगे, O2 और O3। ये प्रोसेस कब हो गया, रात में। और फिर दिन में क्या होगा, ओजोन फिर टूटेगा। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ये नेचुरल फिनोमिना है। कितनी अच्छी प्राकृतिक व्यवस्था नेचर ने हमें दी है। दिन में परावैंगनिक किरणों को रोक लिया, हमारे तक नहीं आने दिया, और रात में फिर तैयार हो गई अगले दिन के लिए, ठीक। अब देखिए कुछ सामान्य जानकारी और ले लीजिए। 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन पाई जाती है और ओजोन का सबसे अधिक संकेंद्रण यानी सबसे अधिक मात्रा में ओजोन 20 से 30 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। अगर हम वायुमंडलीय परत के रूप में देखें तो ये 20 से 30 किलोमीटर का जो रीजन है ये पड़ता है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी समताप मंडल में, ठीक। तो 20 से 30 किलोमीटर के बीच ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक। ओजोन 90% स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में ही पाया जाता है। और चूंकि जो ये रासायनिक क्रिया होती है, ओजोन के टूटने, ओजोन के जुड़ने, ओजोन को ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन रेडिकल में टूटने, फिर ओजोन बनने, ये एक रासायनिक क्रिया है। और इसी कारण से स्ट्रेटोस्फीयर को, समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है,
कीमोस्फीयर भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ओजोन दो प्रकार के होते हैं, एक बैड ओजोन, एक गुड ओजोन। सिंपल सी बात है, जो हमारे लिए अच्छा होगा उसे गुड कहोगे आप, जो बुरा होगा उसे बैड कहोगे। तो ओजोन भी हमारे लिए दो तरीके से काम करता है। जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है उसे हम कहते हैं गुड ओजोन। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओजोन लेयर्स के रूप में जो है हमारे पास तक अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणों को नहीं आने देता, वहीं रोक लेता, वहीं एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि लोअर एटमॉस्फेयर यानी हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, हमारे क्षोभ मंडल में, हमारे ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन पाया जाता है उसकी वजह से हमें श्वसन संबंधी बीमारियां, फेफड़े संबंधी बीमारियां, ढेर सारी इस तरह की बीमारियां होती है। इसलिए क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में पाए जाने वाले ओजोन को कहा जाता है बैड ओजोन। और स्ट्रेटोस्फीयर में जो गुड ओजोन पाया जाता है इसे कहा जाता है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बायोस्फीयर। यानी स्ट्रेटोस्फीयर, समतापमंडल में जो ओजोन की एक लेयर पाई जाती है उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बायोस्फीयर। चलिए अब देखते हैं यूवी रेज। अब यूवी रेज तीन प्रकार की होती है। परावैंगनी किरण, यूवी रेज मतलब परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरणें तीन प्रकार की होती हैं और ये वेवलेंथ के आधार पर है, तरंग दैर्घ्य के आधार पर है। यूवी रेज ए, यूवी बी और यूवी सी। जो यूवी ए है इसे हमारी ओजोन लेयर नहीं रोक पाती और ये हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। यानी सन से निकली, ये सूर्य से निकली यूवी ए रेज, रास्ते में पड़ा ओजोन लेयर और ये हमारी पृथ्वी की सतह। तो ओजोन लेयर यूवी रेज ए को नहीं रोक पाती और ये यूवी रेज हमारी पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। यूवी रेज बी, यूवी रेज वी को यानी परावैंगनी किरण वी को मोस्टली ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी अल्ट्रावायलेट रेज वी को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, रोक लेती है। और यूवी रेज जो वी है बहुत ही घातक होती है। ये सनबर्न, कैंसर, हमारी स्किन के डीएनए जो है उसको डैमेज करती हैं। तो ये ढेर सारी बीमारियां देती हैं और ये सीजन, लोकेशन के आधार पर इंटेंस होती हैं। यानी ध्यान रखिएगा, जब तेज गर्मी पड़ती है तो इनकी इंटेंसिटी अधिक होती है। एक सीजन यानी गर्मियों के समय, लोकेशन यानी भूमध्य रेखा पे, या टाइम यानी दोपहर के समय सॉरी, एक तो ये ज्यादा इंटेंस होती हैं। यूवी रेज सी की जहां तक बात है तो इसे भी कंप्लीटली ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन परत पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में ही इसे अवशोषित कर लिया जाता है यूवी रेज सी को। तो कुल मिला के यूवी रेज बी और यूवी रेज सी को ओजोन लेयर, ओजोन परत एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती, केवल यूवी रेज ए हमारी पृथ्वी की सतह तक आ पाती हैं। ठीक, अब यूवी रेज नुकसान क्या पहुंचाती है? सबसे बड़ा नुकसान तो देती है हमें कैंसर के रूप में। लेकिन कैंसर भी किसको? तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा भूमध्य रेखा। तो ये हो गया हायर लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश। इधर भी नीचे भी हायर लैटिट्यूड यानी उच्च अक्षांश, और ये भूमध्य रेखा के आसपास ये निम्न अक्षांश। और उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश के लिए आप लैटिट्यूड वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ डिटेल में बताया, समझ में आ जाएगा। तो उच्च अक्षांशों में गोरे लोग रहते हैं, गोरी चमड़ी वाले, फेयर स्किन वाले, गोरी चमड़ी वाले लोग रहते हैं, फेयर स्किन वाले रहते हैं। आप जानते हो गोरे लोग तो सबको पसंद आते हैं और परावैंगनी किरणें भी गोरे लोगों को ही पसंद करती हैं। अब जब सूर्य से परावैंगनी किरणें चलती हैं तो पहुंची गोरे लोगों के पास, गोरे लोग से कहती हैं, भाई तुम तो बड़े गोरे हो, मुझे मन कर रहा है कि तुमको एक किस दे दूं। ठीक, और जैसे ये इनका
चुंबन करते हैं, किस देते हैं, वैसे ही इन लोगों को यहाँ पे यानी उच्च अक्षांशों में रहने वाले लोगों को कैंसर दे देते हैं। ठीक, कैंसर देने के बाद, बीमारी देने के बाद कहते हैं तुम लोग बहुत ही बीच पे जाके घूमते हो, तो सन बर्न दे देते हैं। इसके बाद भी पूछते हैं कि भाई आप क्या फसल वसल है, तो कहते हैं हाँ फसल है। तो जो भी फसल है उसमें मुलायम फसलें जो होती हैं उनको वो डैमेज कर देती है। इसके अलावा फिश लार्वा यानी मछलियों के जो लार्वा होते हैं, यानी जलीय जीव जंतुओं के जो लार्वा होते हैं, उनको भी ये नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों और पर्वतों पर पाए जाने वाली यानी ऊंची जगहों पर और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाया जाता है कोनिफेरस फॉरेस्ट, यानी हिंदी में इसे कहें तो शंकुधारी वन। शंकुधारी वन, ठीक, तो शंकुधारी वनों को भी नुकसान पहुंचाती है ये। आप न्यूज में सुने होंगे कि कनाडा, रसिया में शंकुधारी वन पीले पड़ गए, तो इसके कारण क्या थे, यूवी रेसी थी। इसके अलावा अगर अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, क्योंकि बहुत अधिक एनर्जेटिक होती है, एनर्जी वाली होती है, तो जब पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगी तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा तो भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो आप देख रहे हैं कितना नुकसान दे रही हैं। एक तो ये कैंसर दे रही हैं, कहां के लोगों को, भूमध्य उच्च अक्षांशीय क्षेत्र के लोगों को। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा को बताना भूल गया, भूमध्य रेखा के पास जो रहते हैं लोग, ठीक, यानी निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ये ब्लैक स्किन वाले होते हैं, काली चमड़ी वाले लोग होते हैं। ठीक, काली चमड़ी वाले लोग, ब्लैक स्किन वाले लोग होते हैं। और काली चमड़ी वाले लोगों में पाया जाता है मिलेनिन, और मिलेनिन की उपस्थिति में, यानी जब मिलेनिन शरीर में है और अल्ट्रावायलेट रेज काली चमड़ी वाले लोगों के ऊपर पड़ी, यानी मिलेनिन के ऊपर पड़ी, तो बना लेती है विटामिन डी, वो तो फायदे में आ गए। तो गोरे लोगों को नुकसान पहुंचा दी, कैंसर दे दी। उच्च अक्षांश पे रहते हैं जो लोग, भूमध्य रेखा के आसपास यानी निम्न अक्षांश पे रहने वाले लोगों को तो फायदा हो गया, विटामिन डी बना रहे हैं। और हम लोग भारत में जो लोग रहते हैं, हम लोग भारत में आप जानते हो, हम लोग न गोरे हैं न काले हैं, हम लोग कहां वाले हैं, लापतागंज वाले हैं। न गोरे न काले, तो क्या हो गया, लापतागंज। लेकिन नुकसान तो है, नुकसान तो हम लोगों को भी है, लेकिन गोरे लोगों से थोड़ा कम नुकसान। तो आप देखिए, कैंसर दे दिया, फिश लार्वा को नुकसान पहुंचाया, मुलायम फसलों यानी मटर सरसों जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाया, जंगलों को नुकसान पहुंचाया, तापमान को बढ़ाया। किसने, यूवी रेज ने, परावैंगनी किरणों ने। आप सोचिए इतनी हानिकारक है, और नेचर ने हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है कि हानिकारक किरणें हमारे तक न पहुंचे ओजोन परत से। ओजोन परत क्या करती है, हमको प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए, ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन से हैं, कौन कौन से गैस हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो CFC, HCFC, यानी CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन, हेलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ये सारे नाम आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब ये गैसें निकलती कहां से हैं, तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, फर्नीचर पॉलिशिंग से, हेयर ड्राई से, उद्योग धंधों से, इन सभी जगहों से ये गैसें रिलीज होती हैं। अब देखते हैं ओजोन डिप्लीट कैसे होता है, ओजोन क्षरित कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो CFC है, ये CFC दो भागों में टूट जाता है, एक क्लोरीन और फ्लोरीन। निकला तो यहां से ऊपर जाने के लिए, कैसे टूटता भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ऊपर जाके ये दो भागों में टूट जाता है, क्लोरीन और फ्लोरीन। और जो इसका क्लोरीन है, ये इसका जो क्लोरीन है वो क्या करता है, ओजोन से क्रिया कर लेता है, और ओजोन से क्रिया करके बना लेता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन को फ्री कर देता है। तो क्लोरीन क्या किया, ओजोन से क्रिया कर लिया और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाया और ओजोन को फ्री कर दिया। अब यही नहीं रुकता, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड यानी क्लोरीन यही नहीं रुका, वो इसका रिकम्बिनेशन होता है। अब ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से क्रिया करता है, और फिर क्या होता है, ये क्लोरीन के रूप में बदल जाता है और ऑक्सीजन को फ्री कर देता है। उसके बाद फिर यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्लोरीन
क्या किया, ऑक्सीजन ओजोन से क्रिया किया, फ्री क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाया और ऑक्सीजन को फ्री कर दिया, और फिर वापस रिकम्बिनेशन वाली प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आप ध्यान दीजिएगा कि CFC जो है इसका जीवन काल होता है 45 से 50 साल। यानी अगर ये एक CFC निकला और एक क्लोरीन इतने साल में लाखों ओजोन को नुकसान पहुंचाएगी। और इसी तरह बाकी भी गैसें हैं, यहां तो मैं सिर्फ क्लोरीन का उदाहरण दिया, यानी CFC के रूप में क्लोरीन का उदाहरण दिया, तो बाकी गैसें कितना नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये हो गया, इस तरह से ओजोन का डिप्लीशन होता है, ओजोन का क्षरण होता है। अब ओजोन होल देखिए, बेसिकली ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि ओजोन में हमने बांस से छेद कर दिया, ऐसा नहीं कि हम ओजोन में छेद कर रहे हैं। ओजोन होल का मतलब ये ओजोन का क्षरण होना, ओजोन का विनाश होना। ओजोन होल का मतलब क्या है, विनाश यानी क्षरण है। ठीक, अब ये दो रूपों में होता है, ओजोन का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन का विनाश हो रहा है, दो प्रकार से हो रहा है। एक तो स्थानिक रूप से और दूसरा कालिक रूप से। कालिक रूप से यानी समय के आधार पर। स्थानिक रूप से अगर हम देखें तो 60 से 65 का जो रीजन है दोनों गोलार्धों में, ये हमारी पृथ्वी और ये भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध में ये 60 से 65 का क्षेत्र, ये 60 से 65 का क्षेत्र, ये उत्तरी गोलार्ध में, और उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 60 से 65 का क्षेत्र। दोनों जगहों पर ओजोन का नुकसान हो रहा है। अब सबसे पहले देखते उत्तरी गोलार्ध में जो 60 से 65 है, यहां ओजोन का नुकसान क्यों हो रहा है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध, ये लो प्रेशर का जोन है, और लो प्रेशर के जोन में क्या होती है, हवाएं ऊपर उठती हैं। तो यहां पे जो हवा जब ऊपर उठेगी तो हवा यानी गैस, गैसों को मिश्रण को क्या कहते हैं, अपवायु कहते हैं। तो ये गैस जो ऊपर उठेंगी उसमें ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले गैस भी होती है। अब देखिए 60 से 65 के गैस ऊपर उठी, अब ऊपर उठी तो उसमें ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस भी हैं, वो ऊपर जाएंगी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जाएगा, क्लोरीन फ्लोरीन में टूटेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, ओजोन को डिप्लीट करेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया भी होती है। आप आइसलैंड के आसपास देखिएगा, वॉल्केनो का टॉपिक तो नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो डिटेल में बताता। आइसलैंड के आसपास के एरिया में अब देखिए भूकंप ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया से भी गैस निकलती है, और वो गैस में कुछ गैसें ऐसी होती है जो ओजोन को डिप्लीट करती हैं, वो भी नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में तो यहां मुख्यतः जो गैसें निकली हैं वो डेवलप्ड मानव की वजह से निकली। जो डेवलप्ड कंट्री आप जानते हो, इधर पे अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ये सारी डेवलप्ड कंट्री है, और ये सारी गैस को बड़ी मात्रा में रिलीज करती हैं। अब जब रिलीज करेंगे तो वहां जाकर नुकसान पहुंचाई। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में 60-65 के आसपास ओजोन का क्षरण क्यों हुआ, क्योंकि यहां तो कोई देश ही नहीं है, फिर यहां क्यों विनाश हुआ। यहां होता है प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस, प्लेट विवर्तनिक क्रिया। आप जानते होंगे ये एक समय था पेंजिया पैंथालासा, तो यहीं से सारे महाद्वीप अलग होकर चारों ओर गए। तो यहाँ पे अभी भी दक्षिणी गोलार्ध में इस जगह पे अभी भी प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस हो रहा है, और यहां से जब गैस निकलती है तो हमारे वायुमंडल में जाके ओजोन को डिप्लीट करती है। बात क्लियर है। इसके अलावा ऊंचाई के आधार पर आप जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे, अगर पर्वतीय एरिया में जाएं तो आप एक सुने होंगे विकिरण खिड़की, ठीक, रेडिएशन विंडो। अब होता क्या है, यहां पे गैसों का घनत्व कम है, गैसों का घनत्व कम है यानी प्रदूषण कम है, धूल कण ये सब कम है। तो यहां से जो गैस हम निकली, यहां से जो नीचे से गैस निकली आसानी से ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाके ओजोन को क्या करती है, डिप्लीट करती है। ये तो हो गया स्थानिक रूप से। लेकिन अगर हम कालिक रूप से देखें तो, अगर कालिक रूप से देखना तो एक चीज आपको मैं बताऊं, आप लोग मौसम संबंधी परिवर्तन कैसे होते हैं या दिन रात में परिवर्तन, ये वीडियो जरूर मेरी देख लीजिएगा। उसमें आपको जो यहां मैं शॉर्ट छोटे रूप में बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, वहां डिटेल में बताया हूं मैं। देखिए ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये है भूमध्य रेखा,
और ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, 21 मार्च के समय विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें सीधी चमकती हैं। 21 जून के समय कर्क रेखा पर सूरज की किरणें यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनरेज स्ट्रेट होता है। 23 सितंबर के समय दोबारा सनरेज सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी चमकती है और 22 दिसंबर के समय मकर रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सनरेज सीधी पड़ती है। अब जब 21 जून के समय कर्क रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, यहाँ गर्मियों का समय होगा कर्क रेखा पर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जून के समय की बात हो रही है, जून के समय सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। और जब 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा के आसपास सर्दियों का समय होगा और मकर रेखा पर गर्मियों का समय होगा। थोड़ा डिटेल में इसको देखने के लिए भी बताया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा दिन रात और मौसम संबंधी परिवर्तन का। अब देखिए, अब इसको थोड़ा जरा ध्यान दीजिए इस ग्लोब के माध्यम से। अब देखिए, ये है आपका यहां पे ये जो एरिया है ये है 66.5 डिग्री यानी 60 से 65 वाला एरिया, आप समझे। तो यहाँ पे ये 60 से 65 वाला एरिया है। एक सूरज की किरणें देखिए ये 23.5 डिग्री और ये भूमध्य रेखा। अब 22 दिसंबर की बात करते हैं। सबसे पहले 22 दिसंबर के समय सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जब यहां सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का मौसम होगा। अब यहां से 60-65 से गैस ऊपर उठी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ऊपर उठी और इस रीजन में ऊंचाई पर -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। क्षोभ मंडल की सीमा जब समाप्त होती है -80 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे ये जो गैस आई वो बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन दो भागों में टूट गई, क्लोरीन और फ्लोरीन में। और चूंकि टेम्परेचर बहुत कम है तो वहीं पड़ी है, टूट के वहीं चुपचाप पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। समय क्या है, 22 दिसंबर यानी दिसंबर का समय है। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च के समय सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़नी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, मार्च के समय उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे गर्मी का सीजन आना शुरू हो जाता है। आप बताइए, मार्च में हम स्वेटर थोड़ी पहनते हैं। जैसे ही मार्च के समय सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं वैसे ही उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आती है और वायुमंडल हमारा गर्म होता है। और ये जो क्लोरीन यानी CFC से क्लोरीन फ्लोरीन अलग हुआ तो क्लोरीन मार्च के समय अपना काम शुरू कर देता है। कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में। मार्च के समय उत्तरी गोलार्ध में क्लोरीन अपना काम करना शुरू कर दिया। और काम करने का मतलब क्या, ओजोन को क्षरण करना शुरू कर दिया, ओजोन को डिप्लीट करना शुरू कर दिया। तो मार्च के महीने में कहां हुआ, मार्च के महीने में उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहां पे, मोस्टली 60 से 65 के पास। अब जरा देखिए कि 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, कैंसर पर। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का समय है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यहां मकर रेखा के आसपास सर्दियों का समय होगा। तो यहां पे 60-65 से गैसें ऊपर उठी होंगी। गैसें ऊपर उठ के चूंकि वायुमंडल का तापमान बहुत कम है तो वहां गई और कम होने की वजह से -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो CFC टूट गया क्लोरीन और फ्लोरीन में और टूट के वहीं पड़ा है, टूट के वहीं पे पड़ा है। अब जून का से जुलाई, अगस्त, सितंबर के समय सूरज की किरणें कहां आ गई, दोबारा विषुवत रेखा पर। और जैसे ही विषुवत रेखा पर आएंगी वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी गर्मियों का सीजन धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा और वायुमंडल गर्म होगा। और जैसे ही वायुमंडल गर्म होगा क्लोरीन अपना काम करना शुरू कर देगी यानी ओजोन क्षरण का काम शुरू कर देगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में कब हुआ, सितंबर के महीने में। सदर्न हेमिस्फीयर में सितंबर के महीने में सॉरी। अब सबसे पहले ओजोन क्षरण कहां देखा गया, तो अंटार्कटिका में। सबसे पहले ओजोन क्षरण कहां देखा गया, अंटार्कटिका में। ओजोन होल का सबसे पहले पता अंटार्कटिका में चला। तो पता किया किसने, तो एक सैटेलाइट था निम्बस 7,
निम्बस 7 नाम का सैटेलाइट था, 1985 में इसने बताया कि अंटार्कटिका में ओजोन का क्षरण हो रहा है। अब ये पता चलेगा तो उसके प्रोटेक्शन तो करना है हमको ओजोन का। तो जो बौद्धिक लोग थे उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। तो 1985 में होता है वियना सम्मेलन और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि मानव स्वास्थ्य और ओजोन में परत में परिवर्तन लाने वाली मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाए। ये कहां होता है? वियना सम्मेलन में 1985 में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां यह सम्मेलन होता है कि ओजोन को भाई प्रोटेक्ट करना है, तो जो ओजोन को नुकसान करने वाली गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाई जाए, प्रयास किया जाए। इसके बाद 1987 16 सितंबर 1987 में कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब होता समझौता? 16 सितंबर 1987। एग्जाम में पूछा जाता है डेट सही तो आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इसका क्रियान्वयन कब कब होता है? 1 जनवरी 1989 में। यानी ये लागू कब होता है? तो 1 जनवरी 1989 में। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया क्या गया कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें हैं जैसे CFC के उत्पादन और उपयोग को रोका जाए, सीमित किया जाए। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया था, ध्यान रखिएगा। और इसी में यहां CFC पर रोक लगाने की बात की गई और इसी सम्मेलन में HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करने की बात की गई। यानी CFC के सब्स्टिट्यूट के रूप में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करने की बात कर दी गई। लेकिन बाद में पता चला भाई ये भी खतरनाक है, तो इसको भी आगे चल के रोकने की बात की गई। 1990 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे जो देश हस्ताक्षर कर दिए थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि CFC और टेट्राक्लोराइड जैसी जो गैसें हैं उनको पूरी तरह बंद किया जाए। और ये किया गया कि 2020 तक 2000 तक डेवलप्ड कंट्री और 2005 तक डेवलपिंग कंट्री यानी विकसित देश 2000 तक और विकासशील देश 2005 तक इसको बंद करें। ठीक, इस पे काम करने की बात शुरू की गई और धीरे धीरे प्रयास अच्छा किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि 2050 तक आपका ओजोन परत, हमारा ओजोन परत पूरी तरह से सही हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। यानी ओजोन होल समाप्त हो जाएगा, ओजोन क्षरण समाप्त हो जाएगा, पहले की अवस्था में हमारा ओजोन परत आ जाएगा, तो ये अच्छा होगा। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है 16 सितंबर को? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी ये जो समझौता हुआ था 16 सितंबर को ही हुआ था, इसलिए मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये रहा आज का सेशन ओजोन से संबंधित, ओजोन डिप्लीशन से संबंधित। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।